तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री पूरी। हालांकि ये रैपिड रिवीजन होगा, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारी की सारी कवर होने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम केमिकल रिएक्शन से। अच्छा, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है एक्चुअल में? जब कभी भी कहीं पे भी केमिकल चेंज आपको दिख रहा है तो हम कहेंगे वहां पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। अब केमिकल चेंज का मतलब क्या है कि बेसिक एग्जांपल कि अगर आपने आज खाना बनाया, उसको 4 दिन तक रखोगे वैसे ही, तो उसमें से थोड़ी वो स्मेल आने लग जाती है, यानी खाना खराब हो गया। खाना खराब हो गया यानी कि केमिकल चेंज आया। केमिकल चेंज आया यानी वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हुई। अच्छा, एक दो एग्जांपल, जैसे खाना जो हजम होता है हमारी बॉडी में और रस्टिंग ऑफ आयरन, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, केमिकल इक्वेशन। अब एक केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या हो रहा है वहां पे, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशंस। जैसे कि मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। और समझ, तो इसको अगर मैं सिंबल की मदद से बताना चाहूं, मैं बताऊंगा MgO2 रिएक्ट करके MgO बनाता है। अच्छा, एक और थोड़ी बेसिक, मुझे नहीं लगता वैसे होना चाहिए डाउट, लेकिन अगर है तो फिर भी, जैसे हम कहते हैं रिएक्ट ऐड होना, हमें लगता है एडिशन मतलब वो मैथ वाला ऐड हो रहा, तो यहाँ पे ये आना चाहिए MgO2 आना चाहिए, तो 2 क्यों नहीं आ रहा? तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे थोड़े हमने क्लास 9th में सीखा था कि कंपाउंड कैसे बनाया जाता है या फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका ये आयनिक फॉर्मूला क्या है। मैग्नीशियम का कैटायनिक फॉर्मूला होता है +2 और ऑक्सीजन का होता है -2। तो हम कैसे बनाते थे कोई भी कंपाउंड या मिक्सचर? हम बनाते हैं सबसे पहले एलिमेंट लिखो या फिर सिंबल, मैग्नीशियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा, नीचे लिखो चार्ज, +2 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, तो इंटरचेंज इसको चार्ज इसका दे दो, तो ये बन जाएगा Mg2O2। बट हमने ये भी देखा था कि वहां पे कि अगर जब ये दोनों इक्वल होंगे तो हम क्या बना देते हैं? सीधा MgO लिख सकते हैं इसको। इसलिए यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे ये वाला आएगा। रीजन इस वजह से, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है? अच्छा, किसी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है किसी भी कहीं पे भी? हम आंखों देखा कैसे बता सकते हैं? तो वहां पे पहली कंडीशन क्या होगी कि वहां पे स्टेट चेंज होगी। स्टेट चेंज होना मतलब कि लिक्विड का गैस में बदलना है, सॉलिड का लिक्विड में बदलना है, कोई सी भी चीज़ है। तुम फ्रीज करते हो लिक्विड को, सॉलिड में बदल जाता है, वो भी कहीं ना कहीं का वो भी केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है। कलर में चेंज आ जाता है, या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी वहां से गैस निकलेगी, या फिर उसका टेम्परेचर बदल जाता है। ठीक है। अच्छा, फिजिकल स्टेट्स क्या होती है कि जैसे केमिकल रिएक्शन अगर बताना, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे गैस की फॉर्म में यूज होता है, तो ये फिजिकल स्टेट होती है कि किस कंडीशन में ये यूज हो रहे हैं। जैसे G स्टैंड करता है गैस के लिए, L लिक्विड के लिए, S फॉर सॉलिड, और AQ किसके लिए स्टैंड करता है? एक्वस सॉल्यूशन के लिए। जैसे स्टेट बताते हैं और कुछ नहीं, कि किस फॉर्म में वो आप उस रिएक्शन में यूज हो रहे हैं या फॉर्म हो रहे हैं। हाँ समझ। अच्छा, ये फिर से वही है। अच्छा, अब आता है बैलेंसिंग इक्वेशन। अच्छा, कभी भी कोई रिएक्शन जब आपको दी जाती है ना, या तो आप लिखते हो या तो कोई, मतलब ज्यादातर नहीं होता है ऐसा, लेकिन कभी कभी बैलेंस हो जाती है खुद ब खुद ही, लेकिन ज्यादा केसेस में क्या होता है वो अनबैलेंस्ड होती है। जैसे कि ये मैंने पीछे ये वाली की। ठीक है, यहाँ पे देखो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि हम मैथ के हिसाब से अगर देखें, बैलेंस ये थे L लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब केमिस्ट्री क्या कहती है कि आपके लेफ्ट साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसके बराबर होने चाहिए? राइट साइड भी उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए। तो समझ। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे राइट साइड देखूं तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम दिख रहा है मुझे और एक ऑक्सीजन दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड देखूं यहाँ पे एक मैग्नीशियम दिख रहा है और दो ऑक्सीजन दिख रहे हैं, O2 है ना यहाँ पे। अच्छा, ये तो बैलेंस्ड है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। अब मुझे O को बैलेंस करना है, O मतलब इस साइड मुझे 2 O चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। यूं ही मैंने जिस पॉइंट पे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, बट यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गए। अब वहां पे कितने मैग्नीशियम था? एक ही मैग्नीशियम था, इसलिए मुझे यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको कहते हैं बैलेंस करना, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड जितने एलिमेंट है उतने ही राइट साइड भी होने चाहिए। अब बैलेंसिंग के तरीका अलग होते हैं, वो क्वेश्चन जब आएगा सॉल्व कर लेंगे अलग से, तो तब ज्यादा पता लग जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस पे। तो पहली रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
अच्छा, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन वर्ड क्या कहता है? जो कॉम्बिनेशन वर्ड होता है वो उसका मतलब होता है टू कंबाइन, यानी कंबाइन होना। कंबाइन होना मतलब किसी चीज को जोड़ना। जब भी हम दो रिएक्टेंट्स को जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी दो चीजों को जोड़ के एक नई चीज बनना उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके जैसे पहला एग्जांपल जैसे CaO प्लस H2O, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब CO क्या होता है? क्विकलाइन होता है, जो कि हम चूना जिसको हम आम भाषा में कहते हैं। जब आप वो पानी में मिलाते हो तो एक व्हाइट पेस्ट बनता है। तो वो व्हाइट पेस्ट आप कहाँ पे, वो व्हाइट जो पेस्ट बनता है वो होता है ये वाला, जिसको क्या कहते हैं? सिलेक्ट लाइन। ठीक है, अब ये व्हाइट पेस्ट आप इसका क्या करते हो? अब दीवार पे लगाते हो। ठीक है, दीवार पे लगाने के बाद देखो इसी में एक अच्छी चीज होती है। पहली चीज ये देख लो, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कहाँ यूज होता है? व्हाइट वॉशिंग वॉल, यानी वॉल की दीवारों पे व्हाइट वॉश करने के लिए। अब जो ये स्लैक लाइन है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? जो नेचुरल एनवायरनमेंट में CO2 है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये देता है हमें एक शाइनी फिनिश देता है हमारी वॉल को, यानी जो चमकती है तुम्हारी दीवार तो इस वजह से चमकती है। ठीक है, वहां पे भी मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। वो अब रिएक्शन कैसे होती है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करवा दो? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये बनेगा और वाटर देगा। अब ये क्या करता है? ये शाइनी सरफेस देता है हमारे वॉल को। ठीक है, अच्छा दूसरा जैसे बर्निंग ऑफ कोयल, हमें पता है कि कभी भी अगर किसी चीज को जलना है तो उसको जलने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो उसके साथ CO2 निकलती है, हीट निकलती है और लाइट भी निकलती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। ठीक है, मतलब दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। इन शॉर्ट अगर ओवरऑल बताओ कॉम्बिनेशन ये रिएक्शन क्या है? जहां पे दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए। उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक्सो का मतलब होता है कम आउट, बाहर निकलना। अच्छा, एक्सोथर्मिक, थर्मिक पता है हीट से रिलेट करता है। ठीक है, यानी जब हीट निकल रही हो, एक्सो का मतलब आउट, थर्मिक मतलब हीट, जब हीट बाहर निकल रही है उस रिएक्शन का क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जहां पे क्या होता है कि हीट हमें मिलती है, जिसके हमने पीछे ही देखा। कौन सी वाली? ये वाली हीट मिल रही है। हीट मिलेगी तो ये कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक। आज समझ, एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शन है? जहां पे हमें हीट रिलीज होती है या मिलती है। आज समझ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद है ना, ये वाला एग्जांपल कि तुम्हारे रेस्पिरेशन क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी जो तुम सांस लेते हो या जो भी तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आज में यानी हीट रिलीज होती है। अच्छा, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड। अच्छा, जो डीकंपोजिशन यानी जो सब्जियों का गलना होता है, सड़ना होता है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है। ठीक है, अब आते हैं डीकंपोजिशन। यहाँ पे आ गए तो डीकंपोजिशन यहाँ पे भी आ जाते हैं। अच्छा, पहली चीज कंपोजिशन का मतलब क्या था? दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे। अब डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक रिएक्टेंट टूटेगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। आज समझ, जब एक रिएक्टेंट टूटता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, यानी तुम्हारा A जो है वो टूटेगा, B C में भी टूट सकते हो, ज्यादा जितने ज्यादा, इसकी मर्जी, अपनी मर्जी है। ठीक है, ये कौन सी होगी? डीकंपोजिशन रिएक्शन। आज समझ, अब आते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है कि जब तुम डीकंपोजिशन रिएक्शन को किसकी प्रेजेंस में करते हो? हीट की प्रेजेंस में करते हो, तब वो क्या कौन सी बन जाती है? थर्मल डीकंपोजिशन बन जाती है। यानी वो टूटेगा, लेकिन किसकी प्रेजेंस में टूटेगा? हीट की प्रेजेंस में। या किसके इन्फ्लुएंस में टूटेगा? हीट के इन्फ्लुएंस में। आज समझ, जैसे थर्मल डीकंपोजिशन की ये आगे थोड़ी सी एग्जांपल्स आ गई कि जब हम ये फेरस सल्फेट को हीट करते हैं वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और ये बनाता है ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है। एक रिएक्टेंट किसमें टूट रहा है? तीन प्रोडक्ट्स में टूट रहा है। ठीक है, अब
यू किसके इन्फ्लुएंस में टूट रहा है, हीट के इन्फ्लुएंस में, और यहाँ पे कलर चेंज भी हो रहा है, तो ये ग्रीन कलर से किसमें आ रहा है, रेडिश ब्राउन कलर में। आए समझ। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो वो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 देगा, ठीक है। तो ये आ गया लेड नाइट्रेटों का भी ये सेम वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा ये वाला याद रखें, यहाँ पे ये जो इस रिएक्शन में बनता है ना, ये बनता है ब्राउन फ्यूम्स, ये वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनता है ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में उड़ जाता है। अब बात है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अभी तक हमने क्या देखा, ये पहला जो डिकम्पोजिशन होता है वो क्या होता है कि एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनना। फिर हमने थर्मल देखा, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगी, जब हीट वहां पे यूज हो रही है। अब तीसरा डिकम्पोजिशन कौन सा टाइप होता है, इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में डिकम्पोजिशन करते हैं। अब देखो इसकी बेसिक एग्जांपल कौन सी है, ये वाली, कि आप वाटर को इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करते हो, ये किसमें टूटेगा, H2 और O की प्रेजेंस में। अच्छा एक चीज याद रखना है यहाँ पे, जो हाइड्रोजन गैस होता है जब आप इसकी डिकम्पोजिशन करते हो, यानी पानी में सबसे पहले क्या करते हो, ये पानी है, पानी में NaCl डालते हो। अच्छा पानी में NaCl क्यों डालते हैं, ताकि ये कंडक्टिव बन जाए। हम कहते हैं NaCl आयन में टूट जाता है तो फिर उसकी वजह से पानी क्या होता है, कंडक्टिव हो जाता है, ठीक है। फिर हम इसमें डालते हैं बैटरी। अब इंपॉर्टेंट पता चीज क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज है कि बैटरी के होते हैं टर्मिनल्स, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसका नाम होता है यहाँ पे एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसका नाम होता है कैथोड। अच्छा एज हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है तो वो कैथोड पे आता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव नेचर का होता है वो एनोड पे, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज तुम्हें क्या मिलती है कि जो कैथोड वाला पार्ट है ना, वहां पे ज्यादा हमें फॉर्मेशन दिखती है, वहां पे हमें ऐसा लग रहा है कि ज्यादा रिएक्शन हो रही है, या ये मतलब, या तुम ये कह सकते हो कि वहां पे हमें ऐसा लग रहा है कि ज्यादा वो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि क्योंकि एक पानी में, एक वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एलिमेंट होते हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ एक होता है, इसलिए मतलब हाइड्रोजन ज्यादा आ रहे हैं तो इसलिए वहां पे तुम्हें कैथोड पे कुछ ज्यादा ही तुम्हें बबल दिखेंगे, ठीक है। ये आ गया इलेक्ट्रोलिटिक का। अच्छा अब आते हैं फोटोलिटिक का। अच्छा फोटो, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रिसिटी, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, यानी आप जब लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करो, डिकम्पोजिशन क्या है फिर से कह रहा हूं, एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना। अच्छा लाइट की प्रेजेंस में करोगे तो क्या होगा, ये वाली बड़ी खास एग्जांपल है ये, कि जो तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, इसको जब आप सनलाइट में रखते हो, मतलब धूप थोड़ी सी पड़ती है इस पे, ये किस में टूट जाता है, AgO Cl2 में टूट जाता है, ठीक है। अच्छा ये रिएक्शन पता क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली रिएक्शन कहां पे यूज होती है हमारी, अच्छा ये फिर से आ गया, अच्छा वो क्लोराइड की जगह ब्रोमीन वाला भी, ठीक है, ब्रोमीन, अगर क्योंकि नेचर सेम है क्लोरीन और ब्रोमीन का, ठीक है, Ag और Br में टूटेगा, ठीक है। अच्छा ये जो दो ऊपर वाली रिएक्शन है ये कहां पे यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अच्छा हमें क्लोरीन का तो पता होता है मेनली कि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, लेकिन ब्रोमीन वाली भी यूज हो जाती है, ठीक है। अगर कहीं पे ब्रोमीन आ जाए तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ब्रोमीन तो कभी हमने देखा ही नहीं तो हो ही नहीं रहा होगा। अब तुम ये मत बोलते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों आ जाए तो फिर क्या करना, क्योंकि ये ऐसा आएगा नहीं, ठीक है, इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। फिर ऑप्शन वैसे ही होंगे कि दोनों 1 और 2, ठीक है, दोनों करते हैं, ठीक है। आज समझ। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर रिएक्शन के हिसाब से बोले तो ये करना है। अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कौन सी वाली टाइप ऑफ रिएक्शन करती है, कौन सी वाली, फोटोलिटिक। अगर इस पे और पैरेंटल रिएक्शन पूछी तो कौन सी वाली, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके लिए यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। अब डिकम्पोजिशन में भी कौन से वाला, फोटोलिटिक वाला। अब फोटोलिटिक वाले में भी कौन सी वाली, क्लोराइड वाली, ये सिल्वर क्लोराइड वाली। अब सिल्वर क्लोराइड के साथ साथ कौन सी वाली, ब्रोमाइड वाली भी। आज में दोनों की दोनों यूज होती है। अब आता है एंडो में। जैसे एक्सो का मतलब क्या था, हीट का रिलीज होना। एक्सो का मतलब पता क्या होता है, हीट का यूज होना, कि आप किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हीट यूज कर रहे हो। आज समझ, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी आपका किसी रिएक्शन को करवाने के लिए अगर आपको हीट की जरूरत पड़ रही है ना, तो वो कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। अब यहां आते हैं नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस मतलब एक को हटा के दूसरी चीज को लाना, सिंपल सा मतलब है। डिस्प्लेस का होता है कि डिस्प्लेस करना, यानी इसको हटा के दूसरी चीज को लाना। आज समझ। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, जैसे Fe रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये Fe ने, जो आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को। कॉपर बाहर हो गया और खुद
ये आयरन सल्फेट बन गया। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, जैसे तुम क्या करते हो, अगर ये एक्टिविटी है हालांकि जब तुम सबसे पहले कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू, ये होता है ब्लू कलर का, ठीक है। आयरन जो नेल होता है, आयरन नेल कैसा होता है, ग्रेइश कलर का थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जब तुम इसे डिप करोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हें क्या पता चलेगा कि जो आयरन नेल है, जो तुम्हारी ग्रे कलर की आयरन नेल में कील जो घर पे यूज करते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे उस पर ना थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर आने लग जाता है। वो रेडिश ब्राउन कलर किसका होता है, बिकॉज ऑफ कॉपर, क्योंकि अभी जो कॉपर है ये धीरे धीरे किस पे डिपॉजिट होने लग जाता है, आयरन नेल पे। अब आयरन नेल में आयरन था, उसने डिस्प्लेस किसको किया, कॉपर सल्फेट यानी कॉपर को किया ना, कॉपर को डिस्प्लेस करे खुद, ये क्या बन गया यहाँ पे, ये आयरन सल्फेट। अब आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, थोड़ा ग्रीनिश कलर का, ठीक है। तो क्योंकि ये उसको चेंज कर देता है, यानी कॉपर, देखो आयरन नेल्स जो होगी वो ब्राउन कलर की बन जाएगी, ये ब्राउनिश कलर की बन जाएगी। रीजन क्योंकि उसमें कॉपर है। और जो वो होता है फेरस सल्फेट, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा ग्रीनिश कलर में। आज समझ, इसको कहते हैं कौन सी वाली, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे है द नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड, ये मतलब चला जाता है, ठीक है, हट जाता है। अच्छा, अदर एग्जांपल्स, जैसे और कोई एग्जांपल बताओ, जिंक किसको डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे, लेड इसको डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे इसको। तो इससे हमें क्या पता चल, देखो जिंक और लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, ठीक है। एक चीज हमेशा मतलब ये चीज याद रखना, FeZn और लेड ये जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, कॉपर। अब डिस्प्लेस, देखो डिस्प्लेसमेंट जो शब्द है ना वो इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, क्योंकि हम कहते हैं कि एक चीज को हटा के दूसरी चीज लानी है, लेकिन आप एक चीज को तभी हटाओगे ना जब आपको बेटर चीज मिलेगी वहां पे, यानी कोई हटाने वाला अच्छा होगा वहां पे, ठीक है। तो इसमें ये याद मत, ये नहीं होना चाहिए कि जो जैसे अगर वहां पे पहले रखा है FO, ये आयरन सल्फेट का सोल्यूशन रखा है, तो कॉपर आप रिएक्ट करवा रहे हो, कॉपर जब खुद अनरिएक्टिव है, यानी जब कॉपर की खुद की जो डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है वो यानी रिएक्टिव सीरीज में सबसे लोएस्ट पार्ट पे आता है, मतलब लो पार्ट पे आता है आयरन से, तो ये उसको नहीं हटा पाएगा क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी नहीं है हटाने की। तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए हटाने की, रिएक्टिव सीरीज में आपको ऊपर आना पड़ेगा। तो इसलिए ये वाली चीजें इसको हटा देंगी, लेकिन ये इनको नहीं हटा पाएगा कॉपर, ठीक है। ये वाली चीज रखना है कि ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, कॉपर से। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर लेगा, सिंपल। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी दो अलग अलग सॉल्यूशन होंगे, दो अलग अलग सॉल्यूशन अपना अपना आयंस चेंज कर देंगे, मतलब आयंस डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज, जैसे कि यहाँ पे सोडियम सल्फेट हो रहा है और बैरियम क्लोराइड हो रहा है। ये जब डिस्प्लेस कर रहे हैं तो बैरियम किसको डिस्प्लेस कर रहा है, सोडियम को, और सोडियम किसको डिस्प्लेस कर रहा है, बैरियम को। तो उन्होंने बना क्या लिया, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इजी, मतलब दो डिस्प्लेसमेंट हो रही है और कुछ नहीं है। व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू द अबोव रिएक्शन, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। एक व्हाइट सब्सटेंस इसमें फॉर्म होता है जो कि होता है इनसॉल्युबल होता है पानी में, और प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो कभी भी कोई चीज पानी में नहीं घुलता, ठीक है, अलग हो जाता है पानी से, पानी में ना घुलने वाली चीज, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हाँ यही है, मतलब ए रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो पानी में नहीं घुलता, इजी, ठीक है। अच्छा, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लेड नाइट्रेट वाली, ठीक है। एक्टिविटी शायद 1.2 है ये, ठीक है, वहां से है। अच्छा, जब लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, अब करता क्या है, लेड किसको रिप्लेस कर देता है, पोटेशियम को, और क्या बना देता है, लेड आयोडाइड। अब लेड आयोडाइड यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट यानी, और इसका कलर कैसा होता है, येलो। प्रेसिपिटेट मतलब जो पानी में नहीं घुलता, येलो कलर का बन जाता है, और ये पोटेशियम इसको रिप्लेस करके ये पोटेशियम नाइट्रेट बना देता है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन सिंपली, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। कहीं पे भी किसी रिएक्शन में चाहे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, वहां पे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। बड़ा इजी है, ये तो आता ही होगा। अच्छा, ये वाला कि जब कॉपर को हीट किया जाता है, मतलब ऑब्वियसली एयर तो होगी वहां पे, हीट मतलब जलाना, जो भी जला रहा है वहां पे, तो एक ब्लैक कलर अपेयर होता है वहां पे कॉपर, और इफ दिस CO2 इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस देन अगेन Cu बिकम ब्राउन एज रिवर्स। अच्छा, पहले सुनो, जब कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो ये CO2 बनाता है, ये CO2 नहीं, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है, ठीक है। आज समझ। फिर क्या कह रहा है, जब इस कॉपर ऑक्साइड को हम
हाइड्रोजन की प्रेजेंस में फिर से हीट करते हैं तो ये फिर से उसी पार्ट में टूट जाता है, जो पहले बना था कॉपर की पार्ट में टूट जाता है, ब्राउन कलर दिखाने लग जाता है। समझ इजी। रिडक्शन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन का उल्टा, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा और गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। और रिडॉक्स रिएक्शन का होगा जहां पे दोनों चीजें हो रही होंगी, या तो रिडक्शन या तो नहीं, मतलब दोनों चीजें, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। बड़ा बेसिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये वाला पॉइंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा जाए कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O। अब H2O जो है, इसको H को क्या मिल रहा है, O मिल रहा है, ठीक है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पे हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, रिडक्शन, ठीक है। ये रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन थी, जहां पे दोनों चीजें, यानी आपकी ऑक्सीडेशन भी एक साथ हो रही हो, रिडक्शन भी एक साथ हो रही हो, ठीक है। ये सारे उसके एग्जांपल है। अच्छा, कोरोजन क्या होता है, सिंपली जब मेटल पे अटैक करता है, जब मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है तो उस पर कोई एक जो कोटिंग आ जाती है, जैसे तुम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हो या जो भी, ठीक है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है, सिल्वर आ जाता है, वो रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यानी जो मिक्सचर लेते हो ना, जब तुम उसको पैकेट फाड़ देते हो, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है वहां से, तो उसके बाद उनका टेस्ट गंदा हो जाता है, थोड़ा स्मेल अच्छा नहीं आता, तो वही होता है, रेंसिड होता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट एडेड टू फूड, हाँ ये मतलब ये चीज़ें डाली जाती है इसमें फूड को प्रिजर्व करने के लिए। अच्छा, ये वाला मतलब खत्म हुआ, इतना ही था। इसमें ज़्यादातर वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो भी है, लेड वाली, आयोडाइड वाली, तो कलर चेंज वाली याद रखना 2-3, तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अच्छा, अब करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अच्छा, एसिड क्या होता है, हमें जितना पता है कि एसिड सोर, मतलब थोड़ी सोर टेस्ट में सोर होते हैं, और खट्टे से मतलब होंगे टेस्ट उसका, और चेंज करेगा ब्लू लिटरल्स को उसमें रेड में, ठीक है। जैसे कि ये आ गया, ये एग्जांपल्स आ गई उसकी। अच्छा, ये थोड़ा वीक एसिड होता है, ये याद रखना, ये हालांकि आगे होगा, ये जो तुम्हारा वो एसिटिक एसिड होता है या फिर इथेनोइक एसिड होता है, ये कैसा होता है, वीक एसिड। अच्छा, बेस क्या होता है, जो कड़वे होते हैं टेस्ट में, ये बी से बिटर, बी से बेस। अच्छा, बी से ब्लू, बी से बेस, जो रेड लिटमस को ब्लू, ये ब्लू में चेंज करते हैं, वो बेस होंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है उनकी। अच्छा, ये हो गया, फिर वीक बेस अपना, वीक बेस, ठीक है। बड़ी बेसिक से, ज़्यादा मतलब मुश्किल है नहीं। अच्छा, सम नेचुरल अकरिंग एसिड्स, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो इनमें मतलब नेचुरली एसिड होता है। कौन कौन से, पहला विनेगर, विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज, संतरा, इसमें कौन सा है, सिट्रिक एसिड। लेमन, सिट्रिक एसिड। टर्मरिक, जो हल्दी होती है उसमें टार्टरिक एसिड। टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड। और सो जो दही होती है हमारे उसमें लैक्टिक एसिड। और जो आंट होता है या आंट स्टिंग होता है जो उसका मतलब, उसमें कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड। तो ये 3-4 चीज़ें तुम्हें याद करनी चाहिए और आनी भी चाहिए। बस एक चीज़ याद रखना, ये जो सिट्रिक आ गया ना, इससे याद लेमन और ऑरेंज, क्योंकि इनकी शेप सेम है तो इसलिए सिट्रिक आ गया। विनेगर से एसिटिक एसिड तो याद ही रखना, ये टर्मरिक का टार्टरिक तो आ ही जाएगा। टोमेटो का ऑक्सैलिक याद कर लेना, लैक्टिक एसिड तो आ जाता है, दूध का हमें पता होता है, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। अच्छा, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन। अच्छा, इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन तुम्हारे पास वो एसिडिक है या बेसिक है। कोई भी सॉल्यूशन तुम्हारे पास वो एसिडिक है या बेसिक है। पहला, लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज ए पर्पल डे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचीज। अदर एग्जांपल आर रेड कैबेज एंड कलर पीटल। और ये एंड टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अच्छा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जो स्मेल से बताते हैं कि ये एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखो, जैसे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड क्या करता है, ब्लू, अगर आपने एसिड को रिएक्ट करवाया ब्लू लिटमस के साथ, ब्लू को वो किसमें चेंज करता था, रेड में। अब बेस का काम क्या है, रेड को ब्लू में चेंज करना, ना कि ब्लू को ब्लू में चेंज करना। तो यहां पे नो चेंज आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रेड लिटमस सॉल्यूशन। अच्छा, रेड, अब एसिड का काम क्या है, ब्लू को रेड करना, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, रेड ही पहले से, तो रेड को कुछ ही नहीं करेगा ये। बेस का काम क्या है, रेड को ब्लू में करना, तो ये ब्लू में कर देगा, ठीक है। अच्छा, टर्मरिक क्या होता है, अब इसको क्या करें, इसमें नो चेंज होता है, इसको रेड में कन्वर्ट कर दे। ये वाली याद रखना, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर में ये इंपॉर्टेंट है। टर्मरिक जो होता है, यानी जो तुम्हारी हल्दी होती है, अगर उसमें तुम एसिड डालोगे
तो वो हल्दी का जैसे कलर है वो वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर उसमें तुमने बेस डाल दिया, बेस लाइक जैसे NaOH डाल दिया, NaOH, उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। ठीक है। अच्छा, एक मिथाइल ऑरेंज होता है। अच्छा, जब मिथाइल ऑरेंज में तुम क्या डालते हो, एसिड डालते हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में, यानी कलर उसका कैसा हो जाएगा, रेड। अगर बेस डाला तो येलो। उसी तरह अगर फिनोप्थिलीन, अच्छा ये जो दोनों है ना, ये दोनों, ये है सिंथेसाइज, जो मतलब हम मैन मेड, जो मतलब बनाए हुए इंडिकेटर्स हैं। हालांकि ये भी इंडिकेटर है, लेकिन एक नेचुरल होता है, एक होता है जो बनाया होता है। ठीक है, तो वो वाले हैं। तो अब ये जो होता है, अच्छा जब हम फिनोप्थिलीन में एसिड डालेंगे तो कोई भी चीज नहीं होगा, और बेस डालेंगे तो पिंक कलर का हो, जो कि आपने एक्टिविटीज में किया होगा घर पे क्या स्कूल में। ठीक है। अच्छा, दो टर्म्स आती है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, उसमें पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में डाला जाता है, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि इसमें ज्यादातर पानी नहीं है, सारा कंपाउंड ही है। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट बनाएगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है HCl जिंक, ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है, या सॉल्ट बन रहा है, हाइड्रोजन सॉल्ट, हाइड्रोजन सॉल्ट, हाइड्रोजन। अच्छा एक चीज यहाँ पे, अगर मैं HCl को कॉपर के साथ रिएक्ट करवाऊं, क्या यहाँ पे रिएक्शन होगी, चेक करके बताना। ठीक है। अच्छा, अब जो इसी में क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस जब निकलती है उसका लिए हमें ऐसा बोला जाता है कि बताओ हमें कैसे पता चलता है जब मेटल रिएक्ट करता है उस एसिड के साथ, जब हाइड्रोजन गैस निकलती है, हमें कैसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। हम क्या करते हैं, हम एक कैंडल ले जाते हैं उसके सामने, और वहां से एक पॉप साउंड आती है। ठीक है, तो फिर हमें पता चलता है हाँ वहां पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, पॉप साउंड नहीं है तो नहीं निकलेगी। अच्छा, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है। NaOH बेस होता है एक, जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। अच्छा एक चीज याद रखना यहाँ पे, इसमें जो मैक्सिमम टाइम जो होगा ना सॉल्ट, वो इजी बनेगा, लेकिन सोडियम वाला याद रखना, इसका जिंकेट बनता है, ZnO2, थोड़ा अजीब सा बनता है। ठीक है, इसलिए ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो ये वाली याद कर लेना। ठीक है। सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल्स। लेकिन ये जो रिएक्शंस है ना, जो मेटालिक रिएक्शंस है, ये बेस के साथ, वो हर एक मेटल नहीं देता, कुछ ही मेटल देते हैं, जैसे ये वाले ज्यादा रिएक्टिव, जो अपर रिएक्टिव होते हैं वो वाले। ठीक है। अच्छा, जब एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है, मेटल कार्बोनेट के साथ, एंड मेटल बाइकार्बोनेट। बाइ का मतलब क्या है कि मेटल कार्बोनेट का मतलब CO3, जिसके ऊपर चार्ज होता है -2 का। बाइ का मतलब क्या आ गया, HCO3, इसके ऊपर चार्ज होगा -1 का। तो क्या बनता है, फॉर्मेशन, पहली चीज इसमें प्रोडक्ट सेम बनेगा, ऊपर वाले में भी सेम, नीचे वाले में भी सेम, बस फर्क कितना होगा, वहां पे बैलेंसिंग का फर्क होगा, चेंज कुछ नहीं होगा। देखो ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसने क्लोराइड बनाया, पानी बनाया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड दी। मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब करेगा तो एसिड जब रिएक्ट करेगा तो सेम प्रोडक्ट सेम बन रहा है, फर्क कहां पे आ रहा है, बैलेंसिंग का। यहाँ पे 2 नहीं था, यहाँ पे मतलब 2 नहीं था, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 नहीं था, यहाँ पे 2 आ गया, सिर्फ बैलेंसिंग में फर्क होता है, कुछ नहीं, प्रोडक्ट सेम बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग में फर्क होता है। यानी क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनता है, उस मतलब ये NaCl बना, सॉल्ट बना, और कार्बन डाइऑक्साइड बनी और पानी निकला। ठीक है। अच्छा, लाइम वाटर टेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, लाइम वाटर। अच्छा, हम इसमें ये लाइम वाटर टेस्ट क्यों किया जाता है कि CO2 की प्रेजेंस बताने के लिए, कि वहां से CO2 प्रेजेंट ये हो रहा है कि नहीं। ऑन पासिंग टू CO2 गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, जब आप CO2 को लाइम वाटर से पास करते हो तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, यानी वो उसको थोड़ा मिल्की बना देता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, हमें पता चलता है कि हाँ भाई साहब ये क्या है, इसमें CO2 गैस प्रेजेंस होगी, ये मतलब ज्यादा निकल गई। पहली चीज यहाँ पे, अगर CO2 आपने ज्यादा अमाउंट में नहीं डाली, यानी एक लिमिटेड अमाउंट में दी है, तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। प्रेसिपिटेट मतलब जो पानी में नहीं घुलेगा। लेकिन यूं ही आपने CO2 को एक एक्सेस अमाउंट में देना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक बाइकार्बोनेट कंपाउंड बनता है जो कि सोल्यूबल होता है पानी में घुलने वाला। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, पढ़ाई होगा बेसिक है, कि जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके क्या बनाए, तुम्हारा सॉल्ट एंड वाटर, यानी तुम्हारा एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं, वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे इजी रिएक्शन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये बेस आ गया, ये एसिड आ गया, तो ये उन्होंने सॉल्ट बनाया और पानी बनाया। ठीक है। अच्छा
ये है वैसा फॉर्म वैसा। इसमें एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और प्लस वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, जो तुम्हारा सॉल्ट बनता है ना वो बनता है एसिडिक सॉल्ट। क्या बनता है? एसिडिक सॉल्ट। उसका वाइस वर्सा, मतलब अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा तो बेसिक सॉल्ट बनता है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हुए दोनों वीक हुए तो न्यूट्रल बनेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तो है नहीं कुछ इंपॉर्टेंट। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। अच्छा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। अच्छा, इसी में एक और चीज कि जो तुम्हारा मेटल वाला बेस होता है ना, मेटालिक बेस, वो कैसा होता है? मेटालिक ऑक्साइड, सॉरी, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो कैसा था? बेसिक होता है नेचर में। और जो तुम्हारा नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है नेचर में। समझ? नॉन मेटल ऑक्साइड था, ये ऑक्साइड था, यानी कि ये क्या होगा? तुम्हारा एसिड होगा। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। इजी, और कुछ नहीं, मुश्किल नहीं है इसमें। नॉन मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विद बेस दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। वो पूछ लेंगे कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्यों एसिडिक होता है या फिर मेटल ऑक्साइड क्यों बेसिक होता है। तो तुमने थोड़ी इंटरचेंज करा। जैसे नॉन मेटल अगर मैं बताना चाहता हूँ तो मुझे पता है ये एसिड है, हमें कैसे पता चले एसिड है? क्योंकि जब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो बेस के साथ रिएक्ट करने पे ये क्या दे रहे हैं? सॉल्ट और वाटर। और ये रिएक्शन हमने कहाँ पे देखी थी? हमने यहाँ पे देखी थी। जब बेस के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। आज समझ? तो ऑल एसिडिक सोल्यूशन कंडक्ट ये इलेक्ट्रिसिटी, ये तो है ही। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट। अच्छा, ये तो है, मतलब कोई भी जितने भी एसिडिक कंपाउंड होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें और एक चीज थी वो, अच्छा दो, एक अल्कोहल वाला और दूसरा ग्लूकोज वाला, ये दो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। यानी अगर इसमें बल्ब जलाना चाहोगे तो बल्ब नहीं जलता। ठीक है, ये वाला एक्टिविटी का था पार्ट, ये याद रखना। ठीक है, अब ये बचा एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन। अच्छा, जब एसिड पानी के साथ घुलता है तो हमें पता हाइड्रोनियम आयन देता है, ये डेफिनेशन थी, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। और जब बेस पानी में घुलेगा तो OH आयन, नेगेटिव आयन देगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब मुश्किल नहीं है, डेफिनेशन वाला ये पार्ट है। अच्छा, अल्कलाइज, अल्कलाइन जो होता है वो सिंपली बेस होता है। ठीक है, अल्कलाइन नेचर, अल्कली नेचर जो होता है वो एक्चुअली बेस ही होता है। ठीक है, जैसे ये आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सारे के सारे बेस, इसको हम अल्कली कहते हैं। ठीक है, अल्कलाइज आर द बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। अल्कलाइज क्या कहता है कि हर एक अल्कलाइज जो होता है वो बेस होता है, बट सारे बेस जो होते हैं वो अल्कलाइन नहीं हो सकते। ठीक है, ये कुछ होते हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन मिक्सिंग, ये तो ऐसे ही है जो भी है। अच्छा, अब इसमें क्या बचा? तीसरा, स्ट्रेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं? स्ट्रेंथ मेजर करने के दो तीन तरीके, ये कंपेयर करने के दो तरीके हैं इंपॉर्टेंटली। पहला, या पीएच पेपर ला लो या तो फिर देख लो कौन सा H पॉजिटिव आयन देगा या कौन सा देगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ, हाँ इससे भी हमारा डिपेंड करेगा कि अगर एसिडिक वो ज्यादा एसिडिक होगा जो ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा, और बेसिक वो ज्यादा बेसिक हो जो ज्यादा ज्यादा OH आयन देगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर वी फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ, अच्छा वो यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी जिसका नाम क्या है? पीएच स्केल। पीएच स्केल से हम क्या करते हैं? इसका पता करते हैं। ठीक है, अच्छा पीएच स्केल पे क्या होता है? नंबरिंग होती है। ठीक है, ये तुम्हारा 7 आ गया, 7 तुम्हारा न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे एसिडिक, इस तरफ एसिडिक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जो तुम्हारा 1 2 3 4 वाला होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा इस कंपैरिजन में। और बेसिक नेचर यहाँ से ऐसे इंक्रीज होता है, ये यहाँ इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा बेसिक नेचर इंक्रीज होता है 14 तक। आज समझ, एरो याद रखना। ठीक है, अब हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कलर्स अगर नंबर और कलर, अगर पीएच पे 0 नंबर आ रहा है, आपके पीएच स्केल पे 0 नंबर आ रहा है, और तब आपको पीएच पेपर का कलर कैसा होना चाहिए? डार्क रेड। ठीक है, पहला। अब इसका मतलब क्या होता है? वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। मैंने कहा ना नीचे की तरफ आता है, यानी 0 की तरफ आएगा तो ज्यादा एसिडिक होगा।
तब क्या पीएच का कलर हो जाएगा तुम्हारा रेड। दूसरा, जब मीडियम होगा यानी एसिडिक भी होगा, ज्यादा नहीं, हाईली एसिडिक नहीं, मीडियम एसिडिक, तब क्या होगा तुम्हारे उस पीएच का कलर ऑरेंज या येलो कलर का होगा, ठीक है, हम एसिडिक कहेंगे। जब न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल के केस में कलर कैसा होता है, ग्रीन। ये याद रखना, न्यूट्रल के केस में पता है हम थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पाते, हम कहते हैं न्यूट्रल होगा तो शायद व्हाइटिश कलर होगा, ठीक है। जैसे पानी, इसका इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो वाटर है उसका होता है साफ, और कलर क्या होता है, तुम कहोगे सर अगर हमने वो कहते हैं अगर पानी है, पानी का जो है वो पीएच स्केल वैल्यू आ रही 7, अब हमें लगता है कलर तो ये कलरलेस है, एक्चुअली नहीं, पीएच की बात कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा। जो पीएच स्केल है उसका कलर वो कैसे चेंज करेगा, ग्रीन कलर में, यानी ग्रीन सिग्नल तुम्हें मिल जाएगा, यानी साफ पानी है। आज में ये याद रखो, ये वाला भूल जाते हैं हम हमेशा। अगर 10 होगा तो ब्लू ग्रीन होगा, और या फिर ब्लू कलर का, मैक्सिमम ब्लू होगा, ब्लूइश ग्रीन याद नहीं करना, ठीक है। डार्क ब्लू या वायलेट कलर का, हाईली बेसिक, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग गिव मोर, अच्छा वही मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा देंगे, वीक एसिड कम देंगे। अच्छा, इसमें याद है स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन सा है, HCl, H2SO4, ये HNO3, इसमें ये वाला इथेनोइक एसिड और H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये याद रखना। वीक बेस में ये वाला NH4OH एक ही है तो इम्पोर्टेंट है, और स्ट्रॉन्ग बेस में यही NaOH, ये पोटेशियम और नाइट्रोजन, पोटेशियम और ये सोडियम तो साथ में हमेशा आते हैं, ठीक है। कि ये बचता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बस बताया गया है कि कैसे बनाए, बस इन दोनों को रिएक्ट करवा दो तो ये इसको रिप्लेस कर लेगा, तो K2 बन गया यहाँ पे, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पे, रिप्लेसमेंट ही हो रही, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये वाला, ठीक है। आप क्या बच्चा, इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। पीएच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा, देखो पीएच लेवल ऑफ आवर बॉडी रेगुलेट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, ठीक है। अच्छा, इट इन केस ऑफ इनडाइजेशन आवर स्टमक प्रोड्यूस एसिड, अगर वहाँ पे मतलब स्टमक में हमारे डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुई तो हमारा स्टमक क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करने लग जाता है, वो भी मतलब लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जिसकी वजह से हमारा पेट में मतलब दर्द हो गई, इरिटेशन हो गई या जो भी, तो थोड़ा दर्द होता है, ठीक है। अच्छा, इस दर्द से रिलीफ करने के लिए देन टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन ऑन्ट एसिड आर यूज, ऑन्ट एसिड क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा, ऑन्ट एसिड किससे बना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर जिसको हम ऐसे कहते हैं MgOH2, ठीक है। ये वाला याद रखना, उसमें pH ऑफ एसिड रहे। अच्छा, इसमें ज़्यादातर कुछ ज़्यादा है नहीं, जब भी तुम्हारे वाटर का लेवल 5.6 से कम आए, यानी कि ये 7 आ गया, ऐसे 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 6, 5, 5.6 यहाँ पे कहीं आएगा 5.6 करके, इससे कम आने लग जाए तुम्हारे पानी का वो नेचर, तो हम क्या कहेंगे, वो पानी कैसा हो चुका है, अब एसिडिक रेन बन चुका है। आज कुछ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पीएच ऑफ सॉइल देख लेना कि ज़्यादा जब होगा तो उसमें क्या होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ, ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाली दो चीज़ें जो मैंने बता दिया। इसमें ब्लड का याद रखना क्या होता है, 7 से 7.8, यानी न्यूट्रल के आसपास होता है, थोड़ा बेसिक की तरफ जा रहा है। अच्छा, न्यूट्रल सॉल्ट, अच्छा हाँ, जो मैं पहले कहा दिया कि न्यूट्रल सॉल्ट का बनता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, यानी उसकी पीएच क्या होगी, ये जैसे ये और ये एग्जांपल आ गया। एसिडिक सॉल्ट का बनता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बनता है, बेसिक सॉल्ट का बनेगा जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बनेगा, ठीक है। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, अच्छा ऐसे कौन कौन से केमिकल्स है जो कॉमन सॉल्ट से बनते हैं, यानी NaCl से बनते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो सबसे पहले आती है अल्कलाइन की तरह, अच्छा इन्होंने दिया है पहली चीज़, तो वो देख लेते हैं बाद में। हाँ, ये वाला क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अब से इसमें क्या होता है, हम क्या बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्या होता है, हम किसके लिए यूज करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। अच्छा, इसमें क्या होता है, हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं, यानी जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट ही चल रहा है ना, NaCl, उसको किस में डालते हैं, पानी में। पानी में डालने के बाद हमें क्या मिलता है, जो हमें चाहिए, क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ साथ Cl2 मिलता है, H2 मिलता है। अच्छा, सबसे बेस्ट चीज़ बताएं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताना है कि एनोड पे क्या निकलता है और कैथोड पे क्या निकलता है, ठीक है। तो फिर से अगर थोड़ा सा याद हो तो मैंने कहा था, जब ये जो लगी होती हैं स्ट्रिप्स, जो एनोड होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होता है वो हमारा हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है।
अब देखना यहाँ पे, देखना हो क्या रहा है, ये जब टूटेगा NaCl टूटेगा, Na पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा, इजी। अच्छा H2O जब टूटता है ये किस में टूटता है, H पॉजिटिव में टूटता है और OH नेगेटिव में टूटता है। होता क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ दोस्ती कर लेता है और क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बचा कौन सा, Cl और H2। अब देखो Cl का नेचर कैसा है, नेगेटिव। Cl किसकी तरफ भागेगा, Cl भागेगा भाई साहब पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव कौन सा यहाँ पे, पॉजिटिव है तुम्हारा एनोड। और H क्या है, H क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ। तो ये कहां के भागेगा, कैथोड से। यानी कि अगर उन्होंने बताया कि बताओ Cl कहां से रिलीज होगा, तुमने बोलना है एनोड वाली पार्ट से, और H2 गैस कहां से रिलीज होगी, तुमने बोला कैथोड वाली पार्ट से। क्यों रिलीज होगा मैंने बता दिया, आयंस की फॉर्म में चार्ज सेपरेशन हो रहा है इस वजह से, ठीक है। बाकी हो क्या रहा है यहाँ पे, एनोड वहां पे Cl H2 यूज्ड इन फ्यूल्स एंड फर्टिलाइजर। अगर इन दोनों को मिक्स करें HCl बनता है, तो यूज्ड इन इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। हालांकि दवाइयों में तो यूज ही होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये हमारे पेट में भी होता है ये, ठीक है। अच्छा क्लोराइड अलग कहाँ होता है, वाटर ट्रीटमेंट, PVC पाइप वाइप, पेस्टिसाइड्स में यूज होता है, ठीक है। NOH डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग है, फाइबर मेकिंग है, ठीक है, इन सारी चीज़ों में यूज होता है। अच्छा ये वाला पार्ट देख लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्लोरो एल्कली मेथड। बस आयंस तोड़ देना, आयंस फॉर्मेशन, बाकी ये खुद ब खुद आ जाएगा दिमाग में। इसमें इतना याद है, एनोड यहाँ पे पॉजिटिव होता है। अब आता है ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 ऑक्सो क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, कहाँ से होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या हमने यूज कर दिया, क्लोरीन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन यूज करो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो कॉमन नेम क्या है, स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम, ठीक है। क्लोरीन यूज कर लो तो ये बनेगा और पानी निकलेगा, ठीक है। अच्छा ये कंपाउंड कहाँ पे तुम्हें याद आएगा, पहली चीज इस वाले में थोड़ी एक दो चीजें कर सकते हैं वो आगे पीछे CBSE वाले। पहला Cl2 है ना, वो बोलेंगे कि कंपाउंड है, वो ये कंपाउंड बना रहा है। अब जो किसके साथ रिएक्ट करके, इसके साथ रिएक्ट करके। अब ये जो कंपाउंड है ये कहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे पेस्टिसाइड बनाने CFC में और PVC में मिलता है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। फिर हमें यहाँ से क्या पता चलना चाहिए, ये जो क्लोरीन है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, ये मतलब यहाँ पे जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, क्लोरीन, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर है, अगर ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा इजी करना हो तो ब्लीचिंग पाउडर के वो दे देंगे यूजेस। कहाँ पे यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम होता है, लॉन्ड्री में काम होता है और डिसइंफेक्टेंट्स में काम होता है। जैसे आज में मतलब ये 3 चीजें याद कर लेना आज में। और अब आते हैं नेक्स्ट वाले बेकिंग सोडा पे। अच्छा बेकिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इजिली वे में। इसमें क्या होता है, इसमें फिर से सॉल्ट यूज करो, सोडियम क्लोराइड, उसमें पानी डालो, पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड डालो, उसके साथ अमोनिया डाल दो, ठीक है। अब क्या होगा, हमने बनाना क्या, सबसे पहले ये देखो बनाना क्या है, ये वाला ये बना दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाद में क्या बचा, अमोनियम के साथ एक H आएगा यहाँ से और Cl2 Cl यहाँ से, ठीक है। अच्छा अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ज्यादा मुश्किल रिएक्शन नहीं है, बस H अगर एक H, देखो मैं बताऊँ क्या करना, NaCl है ना, Na पॉजिटिव दे देना, एक H यहाँ से दे देना इसको पॉजिटिव वाला, OH वाला पॉजिटिव आइन ये बन जाएगा, ठीक है। OH नेगेटिव निकला, बाहर निकल जाए। ऐसे क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना, बस ऐसे याद रखना कि सिंपली NaCl है, इसका रिएक्ट करें ये बन रहा है, तो ये क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है उसके साथ, ठीक है। अमोनिया होता है तो ये अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ऑन ट्रीटिंग, अच्छा ये वाला ऑन ट्रीटिंग जो बेकिंग सोडा उसको अगर ट्रीट करते हो किसके साथ, हीट के साथ अगर ट्रीट करो तो ये वाला कंपाउंड बनता है Na2CO3 जो कि हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो CO2 यूज हो रहा है ना, जो CO2 रिलीज हो रहा है वो कहाँ पे यूज होता है, वो होता है जब वो केक में डफ आता है ना उसमें यूज होता है, स्पंज जो क्रिएट होता है पेस्ट्रीज में वो वहाँ पे यूज होता है, CO2 हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये वाले याद कर लेना कि कब यूज होता है, यानी बेकिंग सोडा का सबसे पहला यूज क्या है, यहाँ पे केक और पेस्ट्री बनाने में, ठीक है। और इसके और भी यूज है, जैसे हाउस होल्ड में यूज होता है, इंग्रेडिएंट ऑफ ऑन्ट एसिड, ऑन्ट एसिड में यूज होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है, ये भी है। मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के काम भी आता है। अच्छा बेकिंग पाउडर ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक चीज याद रखना, फॉर्मूला सेम है। उसी तरह बेकिंग सोडा ही है, बस इसमें क्या होगा,
माइल्ड, माइल्ड मतलब हल्का, ईडेबल बेस यूज कर लेंगे, बेस नहीं सॉरी एसिड, माइल्ड ईडेबल एसिड यूज कर लेंगे जो कि होता है टार्टरिक एसिड। हाँ समझ, बस उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वही बनता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें 2-3 भाषा समझ लेना। अब आया वॉशिंग सोडा वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा सिंपल, कुछ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस जब आप सोडियम कार्बोनेट को 10 टाइम्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो ये वाला कंपाउंड बनता है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, जिसको हम कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अच्छा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ताकि एक फिक्स्ड अमाउंट में, फिक्स्ड नंबर में जो क्रिस्टल होते हैं उन्हें हर एक कंपाउंड के क्रिस्टल में पानी पाया जाता है, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट में हर एक क्रिस्टल में, हर एक कंपाउंड के क्रिस्टल में पानी पाया जाता है, उसको हम वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आप रिक्रिस्टल करते हो यानी उसमें पानी फिर से डालते हो, पहले हीट कर दो, हीट करने के बाद जो निकलेगा पानी निकलेगा, उसके बाद फिर से उसमें पानी डालो, तो ये वाला कंपाउंड होता है, यानी ये बन कैसे रहा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट से। और समझ, ये कहाँ पे यूज होता है, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट की तरह काम होता है, वॉशिंग सोडा नाम से ही पता चलता है। इंपॉर्टेंट ये है, बोरेक्स बनाने के काम आता है, हार्डनेस ऑफ वाटर के, वाटर में से हार्डनेस निकालने के लिए काम आता है। अच्छा हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होने की वजह से, ये भी याद रख लेना। अब अच्छा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या आ गया, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट, यानी 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट का मतलब कि एक दाने में, इतना समझ लो, ठीक है, उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है हर एक का, इसलिए कलर होता है उसमें, ठीक है। अच्छा किसी भी कंपाउंड का कलर किसकी वजह से होता है, इसी वजह से होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगर वही निकला कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विद कॉपर सल्फेट क्रिस्टल वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स कॉपर सल्फेट, ठीक है, जब उसको हीट करोगे ये बनता है कॉपर सल्फेट 5 टाइम्स H2SO4, H2SO4 नहीं H2। अच्छा फॉर्मूला ऑफ जिप्सम ये याद कर लेना 2 टाइम्स, और इसी में प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर पूछ लिया POP तो बस इस 2 का क्या कर देना है, 2 की जगह लिख देना है H2, हाफ टाइम्स H2, आज में तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये ना थोड़ा इंटर कन्वर्टेबल होते हैं तो ध्यान रखना। अच्छा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होगा, मेकिंग टॉयज, टॉयज बनाने का काम आता है, डेकोरेटिव मटेरियल्स एंड स्मूथ सरफेस, सरफेस को स्मूथ करने का काम आता है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में ज़्यादा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। मेटल कौन से वाले हैं, ये सारे मेटल होते हैं जो आयन, जो मतलब चार्ज दे देते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या याद रखना, सॉलिड हर कोई होता है सिर्फ मरकरी को छोड़ के। अच्छा और 2-3 चीजें, मेटल्स ये जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन सीजियम और गैलियम ऐसे मेटल हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट ये सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, MCQs के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जनरली मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन कौन से मेटल गुड कंडक्टर नहीं होते, लेड और मरकरी, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा सिल्वर और कॉपर जो है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा इसी में ये सबको पता होता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ऐसे मेटल, हालांकि हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल होते हैं जो चाकू से भी कट जाते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। क्या आया इसमें, पहला हर एक मेटल सॉलिड होगा लेकिन मरकरी को छोड़ के। दूसरा चीज कि हर एक मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन 2 ऐसे एलिमेंट है जिनके नहीं होता, कौन सा, सीजियम और गैलियम। तीसरा मेटल जो होते हैं जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन लेड और मरकरी ऐसे नहीं है। और सबसे गुड कौन से, सिल्वर और कॉपर वाला। तो जो मेटल होते हैं वो होते हैं हार्ड, लेकिन पोटेशियम और सोडियम ऐसे जो चाकू से कट जाते हैं, ठीक है। अच्छा मेटल जो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हो कहीं पे समटाइम मेटल स्क्रिप्ट। अच्छा हाँ देखो मेटल जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिएक्टिव होते हैं, और जो सोडियम और पोटेशियम वो और भी ज़्यादा अच्छे रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। वो नेचर मतलब अगर हमको वो नेचुरल या इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन मिली उनके साथ जल्दी रिएक्ट करके एक मतलब विग्रेस रिएक्शन दिखा सकते हैं। इसलिए उसको हम कहाँ पे इमर्स करते हैं, किसमें रखते हैं, किसमें डुबो के रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है, ताकि वो रिएक्ट ना कर पाए, उनको मॉइस्चर ना मिल पाए, ठीक है।
अच्छा, सम मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक रिएक्ट स्लोली, ये जो है मतलब थोड़े स्लोली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन एयर के साथ और एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेते हैं। जैसे तुम्हें पता होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड वाले टर्म्स में जब हम एक्टिविटी 1.1 करते हैं तो हमें पता होता है उसके ऊपर एक लेयर प्रोड्यूस होती है। वो क्यों होती है? उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो हमें उसको लेयर को हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर हर लेयर हटाओगे रिएक्शन नहीं होगी। तो वो कौन कौन से हैं? 4, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ठीक है। ये 4 ऐसे मेटल है, और भी मेटल है, हमें Mg का ही पता होता है, और भी 3 मेटल है जो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम कैन आल्सो बर्न इन एयर विद वाइट डाजन लाइट, ये तो एक्टिविटी 1 का है, ठीक है। Fe एंड Cu डू नॉट बर्न इन एयर बट कंबाइन विद ऑक्सीजन। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। आयरन और कॉपर, आयरन मतलब तुमने देखा हो, लोहा देखा होगा, तुम लोहे को जलाते तो हीट तो देते हो, लेकिन जलता है वो लाल होता है, रेड होता है। तो हम क्या यहाँ पे क्या है कि आयरन और कॉपर जो है वो जलते नहीं है, वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ऑक्साइड्स। आज समझ, जलने वाला कॉन्सेप्ट ये याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर इनकी फीलिंग्स हो, फीलिंग्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो, ये अच्छे से जलने लग जाएंगे, मतलब एकदम धुएंधार, ठीक है। मेटल लाइक सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड डू नॉट बर्न विद एयर, मतलब ऐसे जो मेटल है जो रिएक्ट नहीं करते। कौन से वाले? गोल्ड, प्लेटिनियम और सिल्वर। आज समझ। एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स, अच्छा एम्फोथेरिक ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होते हैं? जो एसिडिक भी बिहेव करेंगे और बेसिक भी बिहेव करेंगे। सबसे पहले इतना यार, मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। अच्छा, एम्फोथेरिक का मतलब क्या हो गया? वो मेटालिक ऑक्साइड जो बहुत एसिडिक भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। अब ये हमें कैसे पता चला कि हमने पहले मेटल ऑक्साइड को पहले उस बेस के साथ रिएक्ट करा तो सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट करा तो सेम प्रोडक्ट मतलब साल्ट और वाटर मिल रहा है। तो इससे हमें पता चला ये तो बेस वही हो रहा है यार, एसिड बेस वाला काम कर रहा है। यानी कुछ ऐसे मेटल भी पाए जाते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। वो कौन से मेटल है? एल्युमिनियम और जिंक, 2 ही मेटल है, एल्युमिनियम और जिंक, जो एसिडिक भी शो करते हैं, बेसिक भी शो करते हैं, यानी एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, और कोई नहीं है। आया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिएक्शन विद वाटर, अच्छा हाँ, ये चीज याद रखना है, थोड़ा सा इस पर हम ध्यान नहीं देते। मेटल पानी के साथ तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन कौन कौन मेटल किस पानी के साथ रिएक्ट करता है? जो आयरन और एल्युमिनियम होगा वो सिर्फ और स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। जो मैग्नीशियम होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। और जो सोडियम, पोटेशियम, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। और ये कैल्शियम वाले भी। आज समझ, ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि कौन सा किसके साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं। अगर इन बाकी होगा तो बाकी में रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आयरन और एल्युमिनियम स्टीम में रिएक्ट करेंगे, सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट याद कर लेना। अच्छा, अब है ये वाला पार्ट, सोडियम और पानी के साथ ये रिएक्ट हो रहा है तो H2 गैस देगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अच्छा, ये वाला हाँ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होता है, जब पानी में जाते हैं तो पानी में जाने मतलब डूबने की जगह ये धीरे क्या करने लग जाते हैं? फ्लोट करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि डबल नहीं है वो, एक सेकंड, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू इट्स सरफेस। क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस वहां पे इवॉल्व हो रही है, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, इस सरफेस पे स्टिक हो जाती है। आज समझ, इस वजह से जो कैल्शियम हो या मेटल हो, कैल्शियम या मैग्नीशियम हो, वो क्या होने जाते हैं? फ्लोट करने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आज समझ। ये वाला हो गया। ट्राई बैलेंस दीज केमिकल इक्वेशंस, हमें क्या करना है खुद ही कर लेना देख के, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल, अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज ये वाली याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो, अगर जैसे हमने रिएक्टिविटी क्या था ना, मतलब मान के चलो अगर यहाँ पे FeSO4 है, उसको मैं Pb के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि Pb इसको डिस्प्लेस कर लेगा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज इसकी कम है। अच्छा, तो ये वाली चीज़ें भी याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए कभी भी वो रिएक्शन कर रहे हो, जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, अच्छा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन क्यों होगी? सिंपल, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट के नॉन कुछ नहीं, वैलेंस शेल या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए होता है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। आज में जैसे मैग्नीशियम अगर क्लोरीन के साथ कर रहा है, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीशियम नंबर क्या एटॉमिक नंबर 2, इसको मैं 2 8 2 में तोड़ूंगा
कैल्शियम का क्या आता है 17, 2 8 7। अब कैल्शियम को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है और मैग्नीशियम के पास नहीं, इस कैल्शियम को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 कैल्शियम है तो 2 कैल्शियम चाहिए। मैग्नीशियम को चाहिए या तो 6 वो लाए कहाँ से, या कहीं से, या तो 2 वो दे दे ताकि ऑक्टेट फिर कंप्लीट होगा तो 2 8 में, ठीक है। तो ये क्या करता है, 6 लाने से बेहतर है कि 2 दे देता है। अब 2 तो नेचर में पड़े हुए हैं, अब 2 क्लोरीन आएंगे, 2 क्लोरीन क्या करेंगे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे और क्या बना देंगे MgCl2, ठीक है। बड़ा ईजी है, ये थोड़ा डॉट वाला स्ट्रक्चर आ गया। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, सॉलिड होते हैं, मोस्टली ब्रिटल होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये याद कर ले, मतलब इसमें ज़्यादा हुआ नहीं, वो पूरी झंझट वाली चीज़ है। अकरेंस ऑफ मेटल, अच्छा अकरेंस आपको पता है कि मेटल और ये और नहीं, तो फिर थोड़ा साफ किया जाता है उन चीज़ों को, ठीक है। हम इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है मरकरी रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन का है, जिंक ऑक्साइड ये आ रहा है, रिफाइनिंग कॉपर, मिडल लिमिट से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं आगे आएगा कि नहीं, ठीक है। मरकरी सिलेबर से किया जाता है थोड़ा सा, मतलब ऐसे। अच्छा ये जो होता है, ये देखो, ये कहीं ना कहीं ये रोस्टिंग के एग्जांपल, जहाँ पे भी आपको सल्फर दिखता है ना, सल्फ्रिक ओर्स दिखते हैं, तो वो रोस्टिंग वाले एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है। ये मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। उसके साथ 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 बीच वाले ये होते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये भी हाँ आ गया, रोस्टिंग है ना यहाँ पे, सॉरी। अच्छा जिंक सल्फेट, जिस जहाँ पे भी आपको एक मेटल दिखे, मेटल के साथ सल्फर दिखे, तो वो किसकी एग्जांपल होगी, हमेशा हमेशा रोस्टिंग की, ठीक है। रोस्टिंग में क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट करोगे तो वो एक ऑक्साइड की फॉर्म में निकलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड देगा। उसी तरह कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्शियम नहीं सॉरी कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट। अच्छा क्या होगा, जिंक कार्बोनेट को जब रिएक्ट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा और जिंक ऑक्साइड में प्रोड्यूस होगा। ऑक्साइड दोनों जगह होगा, लेकिन यहाँ पे ये सल्फर डाइऑक्साइड हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यूजिंग कोक इज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कोक जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी कि वो दूसरों को रिड्यूस करवाएगा। हमेशा याद है रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे याद रखें, जैसे हम LIC एजेंट कहते हैं ना, LIC एजेंट का काम क्या होता है, खुद LIC नहीं लेना, इन दूसरों से LIC बनाना या दूसरों को मतलब इतना मनवाना कि LIC ले लो, ठीक है। उस तरह रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, सिंपली दूसरों को रिड्यूस करना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, आज में यही होगा रिड्यूसिंग। तो जिंक से क्या होगा, रिड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा ये कहाँ पे यूज होगा कि अगर उन्होंने बोला कि मुझे बताओ मुझे जिंक चाहिए, जिंक मेटल चाहिए, अब तुम्हारे पास कंपाउंड है, या तो जिंक सल्फाइड है या तो जिंक ये कार्बोनेट है, तुम क्या करोगे, हम बोलेंगे या तो हम रोस्टिंग करेंगे पहले या फिर उसके बाद कैल्सिनेशन करेंगे। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वो तो छोड़ो, बीच वाला प्रोडक्ट मिलेगा सिंपल मेटेलिक ऑक्साइड मिलता है। मेटेलिक ऑक्साइड आ गया, मेटेलिक ऑक्साइड का मैं क्या करूंगा, कोक के साथ रिएक्ट करवा दूंगा। कोक क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है, तो रिड्यूस करने के बाद मुझे मेटल मिल जाता है, इजी सिंपल। ये वहां से कनेक्शन वाली चीज है, ठीक है। अच्छा ये कर लेना। अच्छा हाँ इंपॉर्टेंट थर्माइट रिएक्शन। अच्छा क्या होता है यहाँ पे, ये वाला इंपॉर्टेंट, जब तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम के साथ, तो तुम्हारा जो एक आयरन अलग से मिलता है और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और हीट प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है, इसमें खास क्या चीज है, जो तुम्हारा आयरन है ना इसमें मोल्टन फॉर्म में होता है, यानी लिक्विड की टाइप में फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये फॉर्म, ये जो आयरन है वो कहाँ पे यूज होता है, तुम्हारे रेलवे जॉइंट्स को ठीक करने के लिए वहां पे यूज होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो थर्माइट का यूं ही मतलब है, मतलब एक ही है, एल्युमिनियम यूज हो रहा है। समझ। दूसरी चीज ये वाला याद रख कि आयरन किस फॉर्म में वहां पे होता है, मोल्टन आयरन के फॉर्म में होता है, ठीक है। आज समझ। एक्सट्रैक्टिंग मेटल एट द टॉप आप जैसे एक्सट्रैक्ट हो कैथोड रेज, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स ऐसे होता है, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। बस एक चीज याद रखना, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स में क्या होगा, जो तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस होता है, इम्प्योर मतलब जो अभी तुमने
नया नया एक्सट्रैक्ट किया, वो कहाँ पे यूज हो रहा है, वो कहाँ पे रखा जाता है, एनोड पे। और कैथोड पे क्या रखा जाता है, प्योर कॉपर। कैथोड पे बनता प्योर कॉपर है, यानी एनोड क्या होता है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या होगा यहाँ पे, अच्छा हाँ इसमें और एक चीज, जिसका सोल्यूशन होगा ना वो उसी का सोल्यूशन होगा जिसका हम रिफाइनिंग कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कॉपर की कर रहा हूं तो सोल्यूशन क्या होगा, कॉपर सल्फेट का। अगर मैं जिंक का करूं, कॉपर का करूं तो कॉपर, जिंक का करूं, अगर मैं जिंक का करना चाहूं तो फिर मैं जिंक सल्फेट लूंगा। जिस कंपाउंड या जिस एलिमेंट का आप रिफाइनिंग करना चाहते हो उसी का आप सोल्यूशन लेते हो, ठीक है। अच्छा ये होता है पॉजिटिव चार्ज। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब Cu वहां से निकलता है, Cu धीरे धीरे किस पे डिपॉजिट होने लग जाता है, आपके कैथोड पे। तो एट द एंड क्या होता है, कैथोड पे जो बचता है, जो भी आपके पास बचेगा वो प्योर कॉपर बचेगा, और नीचे यहाँ पे इम्प्योरिटीज जमा हो जाती है, जिसको हम एनोड मड भी कहते हैं। आज समझ, ज्यादा मुश्किल है नहीं, एक चीज एनोड पे इम्प्योरिटीज, कैथोड पे प्योर। तो जिसका सोल्यूशन होगा उसी का, जिस कंपाउंड मतलब ठीक ये रिफाइन किया जाता है, ठीक है। ज्यादा है नहीं है। क्रोजन आ गया, क्रोजन प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन खुद कर लेने, ज्यादा है नहीं है। अच्छा एलॉयज, एलॉयज क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड को मिक्सचर करवा के जो बनता है, ठीक है। अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट क्या, ब्रास, ब्रास का एक एलॉय होता है कॉपर और जिंक का, और ब्रॉन्ज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन का, ठीक है। ये भी होता है शोल्डर्स होता है एलॉय ऑफ लेड और टिन। इसमें जिसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, और ये कहाँ पे यूज होता है, वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। आज समझ, ठीक है। स्टेनलेस स्टील ये भी याद कर लेना, ये क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ आयरन और निकल एंड क्रोमियम। इट इज अ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और इसमें रस्ट नहीं लगती, ठीक है। जैसे चाकू वाकू पे लिखा होता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है, वो वाला ये है। अच्छा मरकरी इज एडिड टू द अदर कंपाउंड टू मेक एमलगम, है ना, मरकरी यूज होता है एमलगम के लिए। ये वाला पार्ट अच्छा है, ये वाला याद कर लेना एमसीक्यूज के लिए। ये क्या है, ये वाला खत्म हुआ। अब लास्ट एक बचता है कार्बन कंपाउंड, तो वो अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में, क्योंकि छोटा सा ज़्यादा नहीं है उसका, वो एक ही पार्ट करना है, वो वाला जो उसके रिएक्शन वाले पार्ट है, एस्टरिफिकेशन वाले पार्ट है या डिहाइड्रेशन, वो वाला करवा दूंगा बाद में, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी अगर ये नोट्स तुम्हें चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम का लिंक आगे नीचे होगा, तो उस टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। कार्बन कंपाउंड और बाकी भी इंपॉर्टेंट नोट्स जितने भी होंगे वो वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल देख लें, डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू सो मच।